नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर के आया हूं, यानी 20वां ये प्रैक्टिस पेपर सेट है। इसके पहले 19 पेपर सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 7 बजे जो मैं वीडियो लाने वाला हूं, यानी 7 बजे का जो टाइमिंग है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पहले मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 7 बजे नहीं आऊँगा। मैं 7 बजे आपको चैनल पर जरूर मिलूंगा, यानी मेरी वीडियो जरूर 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। अगर मैं प्रैक्टिस पेपर सेट 7 बजे के बदले थोड़ा पहले दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 बजे नहीं आऊंगा। 7 बजे आऊंगा और उस समय आकर के कुछ और चीजें आपको दी जाएंगी। तो दिव्य ज्ञान चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा ज्ञान दे सकूं अपनी सब्जेक्ट से संबंधित, हिंदी से संबंधित, वो आपको दिया जाए, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। तो इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने लोग आपके दोस्त मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, सबको जुटाइए, सबको बोलिए कि दिव्य ज्ञान आपके लिए प्रैक्टिस पेपर सेट भी दे रहा है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं चाहूं तो आप पीडीएफ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक्सप्लेन करके आपको दे सकता हूं ये प्रैक्टिस पेपर सेट। लेकिन मैं आपके सामने आकर के इन सब सारे क्वेश्चंस को लिखता हूं और आपको लाइव एक्सप्लेन करता हूं, एक तरह से कहिए तो आपको कक्षा के जैसा अनुभव होगा। और इसमें जितना अच्छा समझ में आएगा, शायद पीडीएफ पर मैं उतना अच्छा ना समझा पाऊं आपको, या उसमें समझाने के लिए उतनी जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए आप इसका लाभ लें, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों सभी को बोलिए कि प्रैक्टिस पेपर सेट जो रोज आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पेपर अब हर दिन बढ़ रहे हैं। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सेट लेकर के आऊंगा उसमें सभी में 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक नई बात आप दिव्य ज्ञान पर ये जान लीजिए, तो 40 प्रश्न चारों 40 यूनिक रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपके लिए हो जाएगी। यानी 40 में अगर समझ लीजिए आपके 20 टॉपिक्स भी कवर होते हैं, तो 20 टॉपिक का आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो इसलिए प्रैक्टिस पेपर सेट दिव्य ज्ञान का मत छोड़िए। जब भी आपको मिलता है इसको थरली अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से जानिए। कहीं डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप स्वतंत्र हैं, आप लिख करके भेजिए। कहीं मेरे से कुछ आपकी राय अलग होती है, आपका उत्तर कुछ अलग होता है, उसके लिए आपके पास तर्क है तो अवश्य भेजिए, स्वागत है आपका, इसी के लिए तो है। आप अगर अपने प्रश्नों का जवाब हमसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? तो उसमें मुझे बिल्कुल बुरा फील नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो सीटेट, टेट, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार एसआई, कहीं की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जहां हिंदी आने वाली है, तो ये मान लीजिए कि सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी, व्याकरण तो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहां तक कि टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उनकी जो परीक्षाएं ली जाती है, पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उनकी जो परीक्षाएं ली जाती हैं, या नेट की परीक्षा ली जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रामर कहीं ना कहीं सम्मिलित रहता है। तो ये सारी परीक्षाओं में, इसके लिए मैंने एक काम सोचा है कि व्याकरण एक नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल से जुड़िए। अब चैनल धमाका करने जा रहा है, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आप तैयार हैं कि नहीं वो सोच लीजिए, जोड़ लीजिए बाकी लोगों को। आप देख लीजिए जुलाई का रिकॉर्ड इस चैनल का, आप पाएंगे कि लगभग हर दिन एक वीडियो तो मिलती ही है। तो मैं पूरी तरह से कमर कस लिया हूं आपको सिखाने के लिए व्याकरण। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास लिस्ट है, वहां मैंने नोटबुक रखी है जिनमें मैंने जॉट डाउन करके रखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं प्लेलिस्ट पे ढूंढ नहीं पाता। तो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि मेरे ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड कई प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। एक तो जहां लिखा है हिंदी ग्रामर, उसमें सारी ग्रामर के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज, अब वो बहुत लंबे वीडियो, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ढूंढ नहीं पाते, तो इसके लिए आप अगर संधि से संबंधित चाहते हैं तो संधि के लिए भी प्लेलिस्ट में एक नाम, संधि नाम से भी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, समास नाम से भी बनाया है, वाच्य नाम से भी बनाया है, क्रिया के नाम से भी बनाया है। तो अलग अलग टॉपिक के नाम से भी आप हमारे प्लेलिस्ट में पा सकते हैं, अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो। रह गई बात प्रैक्टिस पेपर सेट की, तो प्रैक्टिस पेपर सेट के लिए आप ढूंढिए, मैं आज उसको एडिट कर दूंगा। उसका नाम मैंने पहले सीटेट और ऐसा रखा था, अब मैं उसका रख दूंगा प्रैक्टिस पेपर सेट। तो उसमें प्रैक्टिस पेपर सेट सारे आपको मिल जाएंगे, कम से कम 50 से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सेट्स आपको मिलेंगे, नए और पुराने भी। तो प्लीज
आप उन सारे प्रैक्टिस पेपर सेट्स को भी अगर आप अच्छे से देखते जाएंगे, एक दिन में खाली समय में एक भी देखेंगे तो भी आपको बहुत ज्ञान होगा। सामान्य हिंदी आपकी कोई छूटेगी नहीं, ये तो मेरा दावा है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को आरोह और अवरोह दोनों कहा जाता है। अब बात यह आती है कि इसमें क्या है, ये देखिए अनुतान कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अनुतान। एक इसके लिए शब्द आता है अनुतान। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा में को बोलते समय जो हम उतार चढ़ाव लेते हैं अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, तो उसको अनुतान कहा जाता है। इस शब्द को याद कर लीजिए। आगे इसको सुर लहरी भी कहा जाता है। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द गौर से देखिए, इसमें लिखा गया है रेल। रेल शब्द इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, RAIL, रेल। और इसमें जोड़ दिया गया है गाड़ी। गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। तो ये शब्द जो है दो भाषाओं के मेल से बना है। जहां एक तरफ हिंदी का गाड़ी लगा है, वहीं रेल अंग्रेजी का है। तो ऐसे शब्द जहां दो भाषाओं के शब्द मिले होते हैं उन्हें कहा जाता है संकर। क्या कहा जाता है? शंकर नहीं, तालव्य विषम नहीं आएगा, संकर। ठीक है, आगे भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द जो है वह है भ्रमर। यहां आली लिखा है, यहां कुंज लिखा है। कुंज तो होगा नहीं, आली नहीं होता, अली होता है। ठीक है, खद्योत भी नहीं होता। आगे आ जाइए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। नृत्य किया जाता है तो नृत्य पुल्लिंग है। पालन पोषण किया जाता है, शस्त्र उठाया जाता है। शोभा निराली होती है, तो शोभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। क्रिया से मालूम पड़ेगा कि शोभा कौन सा लिंग में है, कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द है। अब यहां देखिए रेखांकित शब्द, ये तो मैं अभी समझाते समय लगा दिया। तक को रेखांकित किया गया है। तक क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? देखिए तक जो है वो संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। क्या है ये? निपात है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द है। तक जो है वो निपात है। जहां कहीं निपात क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए ये चीजें जो मैं आपको बताता हूं, ये चीजें आपको किसी भी चैनल पर इतना डीपली नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 समझा रहा हूं, पहले ही बता देता हूं आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप जो भी प्रैक्टिस सेट पाएंगे इसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया जाता है। उसके पीछे छिपे हुए ग्रामर के गूढ़ रहस्यों को भी खोल करके आपको बताया जाता है। इतना चांस, इतना अवसर, इतनी व्याख्या आपको कंटिन्यू कोई भी चैनल प्रैक्टिस पेपर सेट में नहीं मिल देगा। तो मैं अपनी तरफ से बढ़िया अटेम्प्ट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी लिखिए, हौसला बढ़ाइए। आगे आ जाइए। 6वां प्रश्न। तो निपात क्या है, इस पर चर्चा हो रही थी। निपात जो होता है मित्रों, यह एक अव्यय होता है। नंबर 1 चीज पहली बात जान जाइए, क्योंकि यह नॉन चेंजेबल शब्द होता है। नॉन चेंजेबल शब्द यानी जिसके अंदर विकार न उत्पन्न हो, अविकारी शब्द। निपात कहीं बल देने के लिए किसी चीज पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही है, भी है, ये सब शब्द जो है, ये सारे शब्द हम क्या करते हैं? बल देने के लिए प्रयोग करते हैं। आ जाइए 6वां प्रश्न देखते हैं। आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। आदि से लेकर के अंत तक, देखिए यहां लिखा है अद्योपांत। अद्य और उसके उपरांत, ठीक है, यानी बाद में। अद्योपरांत, अद्य यानी प्रारंभ। ठीक है, तो आदि से लेकर के लिए, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था।
मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे हैं। यह इनकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई है, जहां जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दो व्यक्ति रहते हैं, बड़े बचपन के दोस्त रहते हैं। दोनों के बीच में किस तरह से झगड़ा शुरू होता है और वापस में किस तरह से ये दोस्ती इनकी बरकरार हो जाती है, ये सब सारी चीजों पर एक कहानी लिखी गई है पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद्र की ये पहली कहानी है जो प्रकाशित हुई थी। पहली प्रकाशित कहानी पंच परमेश्वर है, जो किस सन में हुई थी? सन 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी। किसने? प्रेमचंद्र ने। और प्रकाशित ये होने वाली उनकी पहली कहानी है। देखिए, रचना और प्रकाशन में फर्क हो सकता है। रचना करना मतलब लिखना, लिख करके इन्होंने 1905 में तैयार किया था। मैं लिखने की बात कर रहा हूं, प्रकाशन की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उसके कुछ दिन बाद ही प्रकाशन हुआ हो, तुरंत तो प्रकाशन हो नहीं जाएगा। लेकिन पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पहली प्रकाशित कहानी है, यानी उनके द्वारा उन्होंने पहली जितनी भी कहानियां लिखी उसमें से उनकी पहली प्रकाशित कहानी जो थी वो पंच परमेश्वर थी। आगे आ जाइए। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, गौर करिएगा, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जब क्रिया पर प्रभाव, ठीक है, वाक्य के कर्ता के लिंग वचन का होता है, इत्यादि का होता है, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, वो वाक्य कैसा वाक्य कहलाएगा? वो वाक्य कर्मवाच्य कहलाएगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा या सरल वाक्य कहलाएगा? पहले बात, सरल वाक्य नहीं कहलाएगा। भाव वाली प्रधानता की बात नहीं की जा रही है। कर्म की प्रधानता की बात नहीं की जा रही है कि कर्म की प्रधानता हो। कर्ता की प्रधानता की जा रही है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी जाएगी, उसके लिंग और वचन के अनुसार, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। बी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज यानी गांव देहात में बोला जाने वाला शब्द। खीर, काम, मक्खन, ये सभी जो तीनों हैं, क्षमा करें, खीर, काम, ये ए विकल्प और बी विकल्प और सी विकल्प, ये तीनों तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और मक्खन जो है वो देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। आगे आ जाइए। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है। संयुक्त वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जो एक से ज्यादा सरल वाक्यों से मिलकर के बना हो और जिसमें सभी वाक्य जो हैं, जितने भी वाक्य उसमें जुड़े हों या उपवाक्य जुड़े हों, वो सभी अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हों। अब ये गौर करिए, वह आदमी मुझे बुलाता है, ये तो सरल वाक्य है, ये तो संयुक्त नहीं हो सकता। नौकर मालिक बन गया, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ठीक है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ये सभी तो से जुड़ रहे हैं, मिश्र वाक्य हो सकता है। लेकिन यहां देखिए, उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी। उन्हें न नींद आती थी और न भूख प्यास लगती थी, यानी कर्ता दोनों में उन्हें है। उन्हें न नींद आती थी और उन्हें न भूख प्यास लगती थी। यह वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। डी विकल्प सही होगा। आगे आ जाए 11वां प्रश्न। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया 3 रूपों से इफेक्टेड होती है, 3 चीजों से। वो 3 चीजें क्या हैं? कर्ता, कर्म और भाव। वाक्य में भाव कैसा है, और जब क्रिया भाव के अनुकूल बदलेगी या भाव के अनुसार बदलेगी तो भाववाच्य होगा। जब कर्म के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलेगा क्रिया में तो कर्मवाच्य होगी, और जब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा तो कर्तृवाच्य होगी। कर्तावाच्य नहीं कहते उसको। तो 3 प्रकार के ये वाच्य होते हैं। ए विकल्प सही है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? कौन सा ऐसा समास होता है? दोनों घटक कहने का तात्पर्य यहां पर है दोनों शब्द, यानी पूर्व पद, पद कहिए, शब्द ना कहिए। शब्द व्याकरणिक भाषा में थोड़ी अशुद्धि लिए हुए हैं। अगर आप व्याकरण के अच्छे जानकार हैं और व्याकरण से प्रेम है तो अब छोटे बच्चों वाली भाषा अगर छोटा बच्चा बोलता तो हम मान लेते सही है,
ठीक है। लेकिन व्याकरण जानने के बाद अगर आप उसे पहला शब्द दूसरा शब्द कहते हैं तो व्याकरणिक अशुद्धि दिखती है। ठीक है। किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है? घटक कहने का तात्पर्य है पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो घटक है। पहले आने वाला पद और दूसरा पद यानी बाद में आने वाला पद। तो समास जो समस्त पद है उसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद है, जब दोनों की प्रधानता होती है तो वहां किस समास, कौन सा समास होता है, कौन सा समास में ऐसा होता है? तो बहुव्रीहि में तो ऐसा होता नहीं। बहुव्रीहि में दोनों मिलकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। अव्ययी भाव में अव्यय का भाव छिपा होता है, वहां पूर्व पद अव्यय होता है, वहां दोनों प्रधान नहीं होते, ऐसी बात नहीं होती। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता। लेकिन द्वंद्व समास, सी विकल्प देखिए, द्वंद्व समास, यहां दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, यानी दोनों घटकों की प्रधानता जिसमें पाई जाती है वो समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। आगे आ जाइए 13वें प्रश्न पर। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अब सोरठा में अर्ध सममात्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो पद इसके ऐसे होते हैं, क्षमा करें, दो चरण ऐसे होते हैं जिनमें एक समान मात्राएं होती हैं, बाकी के दो चरण में एक समान होती हैं। इसका जो पहला और तीसरा पद है, जो विषम चरण कहे जाते हैं, पहला और तीसरा, उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती? तो प्रथम चरण और तीसरे चरण दोनों में 11 होती, तो प्रथम में कितनी होगी? 11 ही होगी। प्रथम में भी 11, तीसरे में भी 11। ठीक है। ये दोनों विषम चरण होते हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए 4 चरण होते हैं सोरठे, 4 में से 2 ऐसे हैं जिसमें 11 है और 2 में डिफरेंट है। अगर चारों में एक जैसी होती तो सममात्रिक होता। आधा समान है, आधा असमान है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। आगे 14वां, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास होता है। यहां पर मैं छेद का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूं। कभी मैं अनुप्रास अलंकार के प्रकार पढ़ाऊंगा तो चर्चा कर लूंगा। वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। बी विकल्प सही है। श्लेष क्यों नहीं होगा? श्लेष में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती। श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपकना। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष में क्या होता है? एक शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, वहां श्लेष होता है। रूपक में क्या होता है? रूपक अलंकार जो होता है इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, ये रूपक होता है। उपमा अलंकार में किसी की तुलना किसी दूसरे चीज से की जाती है। अब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जा सकती है, या किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से या प्राणी से की जा सकती है। तो यहां पर प्राणी व्यक्ति सभी आ जाते हैं, चर अचर। आगे आ जाइए 15वां प्रश्न। तो 14वें में बी विकल्प सही है, अनुप्रास। क्लियर कर लीजिएगा एक बार। 15वां, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत विस्मय, जो चीज अद्भुत यानी अंदर जो आश्चर्य का भाव है, जो स्थायी रूप से पड़ा हुआ है, इसको हम स्थायी भाव कहते हैं, वो जागृत होता है और यानी कि व्यक्ति को आश्चर्य होता है। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। अब हम 16वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 40 प्रश्नों का सेट है ये। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक, और लाइक नहीं किया होगा अभी तक प्लीज कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, 16वें प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। 16वां प्रश्न है, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें अहंकार शब्द के कई पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आपको चुनना है कि कौन से विकल्प में जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं वो सारे के सारे अहंकार के हैं। तो देखिए यहां लिखा गया है ए वाले में अभिमान, दम्म, दर्प। दम्म लिखा गया है, ये गलत है।
दूसरा विकल्प देख लीजिए, अभिमान दंभ सर्प लिखा गया है, तो यहां सर्प आया है, वो गलत है। सी वाले में देख लीजिए, अभिमान दंभ दर्प, यहां तीनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। तीनों, ये जो सी विकल्प में तीनों शब्द दिए गए हैं वो अहंकार के पर्यायवाची हैं। चौथा देख लीजिए, लिखा है अभियान दंभ दर्प, अभियान लिखा गया है, जबकि यहां क्या होना चाहिए था, अभिमान होना चाहिए था। तो इस तरह से ए यहां मैंने 2 और 4 लिख दिया है, ए बी और डी कर लीजिए। तो ए बी डी ये तीनों जो हैं वो गलत हैं, सी विकल्प सही है। 17वां प्रश्न लिख लीजिए, उपविराम का चिन्ह है, ये अर्धविराम का चिन्ह होता है जो ऊपर एक बिंदु और नीचे कॉमा की तरह लगता है, ये प्रश्नवाचक है, ये कोष्ठक है। तो ये तीनों जो है उपविराम नहीं है, उपविराम इस तरह से होता है और इसको हम लिखते हैं जैसे, मान लीजिए हमने लिखा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, शिखर यात्रा। यहां कोई एक शब्द, कोई एक चीज लिखी जाती है जिसके बारे में आगे चल करके थोड़ा विस्तार दिया जाता है, उसी के संदर्भ में कोई और चीज बताई जाती है, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए विराम लिया जाता है, उसको उपविराम कहते हैं। जबकि बात एक दूसरे से संबंधित ही होती है, कोई ऐसी चीज पहले लिखी जाती है जिसके बारे में आगे चल के थोड़ी व्याख्या की जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। 18वां प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यहां जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से ढूंढना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी का प्रयोग एक वचन में हमेशा नहीं होता, प्रत्येक शब्द ऐसा है जिसका सदैव प्रयोग एक वचन में होता है, साधु और घर का प्रयोग नहीं होता। आगे आ जाइए 19वां, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी देखिए यमुना के लिए प्रयोग किया जाता है, कालिंदी यमुना शब्द का पर्यायवाची है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण है, लंबाई भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, समझ भाववाचक संज्ञा है, शांत जो है ये विशेषण है, क्योंकि जैसे हमने लिखा कि शांत लड़का, शांत औरत, शांत व्यक्ति, तो किसी की ये विशेषता बताएगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की, तो शांत शब्द जो है वो विशेषण है, डी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मित्रों 8 मानी है, ए विकल्प सही है। 22वां प्रश्न देख लीजिए, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में मित्रों आप प्रत्यय है, बी विकल्प सही है। 23वां प्रश्न, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, इसके लिए होता है अपलक, या आपको याद करना पड़ेगा ये सब। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो सदियों से एक ही तरह से प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो दूध वाला, इसमें 2 शब्द लगा है, दूध और वाला। घुड़सवार 2 है, ये योजक शब्द है, दूध वाला भी योजक शब्द है। लंबोदर शब्द जरा देखिए, लंबोदर शब्द योग रूढ़ है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन नाक जो है, ये जो है ये रूढ़ शब्द है, सी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये सदियों से वैसा ही प्रयोग किया जा रहा है। 25वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव पहचानना है, प्रस्तर जो है तत्सम है, तैल तत्सम है, पौत्र तत्सम है, जामुन जो है इसका तत्सम होता है जम्बू फल, ठीक है, संस्कृत में, यानी तत्सम संस्कृत वाला ही शब्द होता है, जम्बू फल होता है, उसका तद्भव बना है जामुन। तो जामुन जो है इन सभी में से तद्भव शब्द है। आगे आ जाइए 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन अविकारी होता है। अविकारी पूछा जाता है, तो संज्ञा अविकारी नहीं होता, क्योंकि यह विकारी शब्द है, विशेषण विकारी है, सर्वनाम विकारी शब्द है, अविकारी पूछा जा रहा है, तो अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है, ए है विकल्प सही। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, धोबी का स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो होता है धोबिन, और स्पेलिंग भी देख लीजिए, ब में छोटी आती है, ध पे ओ की मात्रा, ब में छोटी और न। यहां धोबिना लिखा है, गलत है, यहां धोबिने लिखा है, ये भी गलत है, और यहां धोबिन लिखा है, ब में बड़ी की मात्रा देके न में छोटी की मात्रा दी गई है, वो गलत है, बी विकल्प सही होगा।
28वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृश्य अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध है प्रशंसा, इसकी स्पेलिंग होती है प्रशंसा। ठीक है, पहले तालव्य शब्द फिर दंत सा आता है, यहां क्रम बदल गया है। ठीक है, बाकी सारे कवयित्री, कवयित्री, विभीषिका, ज्योत्सना सब सही है। सी विकल्प जो है वो गलत है। 29वां प्रश्न देख लीजिए, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद होगा महा जमा ऋषि। कौन सी संधि होगी भाई? गुण संधि होगी। कैसे? जब अ या आ के बाद री आती है तो अर हो जाता है, और ये कौन सी संधि है? गुण संधि में मिलता है हमें ये नियम। तो यहाँ ए विकल्प सही होगा। बाकी देखिए यहाँ लिखा है मह ऋषि, गलत है। ह के अंदर से अ निकाल करके अ प्लस यहाँ मह जो है वो गलत शब्द है, महा होता है। ठीक है, तो सार्थक शब्द भी देखा जाता है। यहाँ महा और ऋषि, ऋषि की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ माह लिखा है, ये गलत है। आगे आ जाइए 30वां प्रश्न, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ होता है योजना में सफल होना। बेड़ा पार होना यानी जो हमने योजना बनाई थी उसमें हम सफल हो गए, तब हम कहते हैं हमारा बेड़ा पार हो गया। भभूत का तत्सम है, भभूत का तत्सम होता है विभूति। ठीक है, अब 32वें से लेकर के 40वां प्रश्न देखेंगे। अब 32वें प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ लिखा गया है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होता है घोर प्रयत्न करना, यानी कि कठिन प्रयास करना। 33वां प्रश्न लिखा गया, प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं मित्रों, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है ऊपर और नीचे के होठों को मिलाकर के किया जाता है। मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य। मीन मतलब मछली, मत्स्य मतलब मछली। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष उसको कहते हैं जो वक्ता यानी जो बोलने वाला है, जो बात कह रहा है, वो अपने लिए प्रयोग करता है। एक वचन में मैं का प्रयोग करता है वो, और बहुवचन में हम का प्रयोग करता है। तो मैं और हम जो है उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं, ए विकल्प सही होगा। तू और तुम जो है ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। वह और वे, ठीक है, इससे या इन्होंने, ये सब जो है अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाए, हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। हाथी आता है, देखिए हाथी का बहुवचन जो है हाथी ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हाथी नहीं, यहाँ हाथे लिखना चाहिए था। हाथे कोई शब्द नहीं होता, हाथिये ये भी नहीं होता, हाथियों आता है ये भी गलत है। बहुवचन में होगा हाथी आते हैं। 37वां प्रश्न है, कुल। अब देखिए क में छोटा उ यानी हर्ष उ की मात्रा लगी है। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द यानी जो एक जैसा रूप लगता है लगभग, कूल, यहां दीर्घ उ की मात्रा लग गई है क पे। इसका अर्थ है गर्म, किनारा, खूंटी या नैपुण्य। तो इसका कूल का अर्थ हो जाता है किनारा, और कुल का अर्थ हो जाता है वंश या खानदान। 38वां प्रश्न है, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा तो हो जाता है गहराई। ई में दीर्घ ई आएगी यहाँ पर। यहाँ देखिए हर्ष ई थी इसलिए गलत था। गहरा का गहरा नहीं होगा, गहरा का गहराना नहीं होगा, गहराना तो क्रिया है। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करेंगे तो देखेंगे ये होगा देश के लिए भक्ति। यहाँ जो भक्ति है ये दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान है इसमें। तो ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या समस्त पद बनाते समय विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। 40वां प्रश्न देख लीजिए, अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब मतलब विलंब न हो यानी शीघ्र। तो देखिए यहाँ लिखा है सहारा, अवलंब यानी सहारा, और अविलंब यानी शीघ्र। तो ए विकल्प सही होगा। यहाँ शीघ्र लिखा गया है लेकिन उल्टा है। शीघ्र तो अविलंब का है, पहले का अवलंब है यानी सहारा है, तो यहाँ उल्टा लिखा गया इसलिए गलत है। सहारा और देर, यहाँ देर लिखा गया, शीघ्र नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये गलत है। आश्रम और देर तो होता ही नहीं है, तो ए विकल्प सही होगा। तो मित्रों
आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए मैंने 40 प्रश्नों का पेपर सेट बनाया है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाऊंगा, इससे बड़ा पेपर, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है, मिटाना पड़ता है और उसके बाद उसको समझाना भी पड़ता है। 4-4 घंटे में एक वीडियो बनती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। इतना ज़्यादा एफर्ट, ये तो मेरी मेहनत है, ठीक है भाई, किसी के पास अगर प्रोजेक्टर है या टच स्क्रीन वाला बोर्ड है तो वो पहले से किसी अपने हेल्पर से कह करके टाइप करा लेते हैं क्वेश्चन पेपर और एक एक करके दिखाते हैं, तो उनको ईजी हो जाता है। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मेरे चैनल पर खास क्या मिलेगा? 40 प्रश्न का कोई दूसरा भी अपने चैनल पर देख प्रोवाइड कराएगा, मैं भी कर रहा हूँ। फर्क इस चैनल पर यह मिलेगा आपको कि यहाँ हर एक प्रश्न को जितना डीप पढ़ाया जा रहा है, जितना डीप एक्सप्लेन किया जाएगा, शायद किसी और चैनल पर नहीं होगा, या एक दो अगर वो करेंगे भी तो उसके आगे बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं शायद इसी कारण से आप मुझसे जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। अन्य लोगों तक जोड़िए, अच्छाइयां बताइए हमारे चैनल की, हमारे वीडियोस की, ताकि लोग और जुड़ सकें। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ और नए प्रयास के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।